वेलकम टू द फनल इफेक्ट। आज हम रिएक्ट की दुनिया में एक खास तकनीक पर चर्चा करने वाले हैं। हाँ, एक ऐसी चीज जो सर्वर साइड रेंडरिंग मतलब एसएसआर करने वालों के लिए काफी काम की हो सकती है। बिल्कुल, खासकर उन सिचुएशंस में जहां एप्लीकेशन का सारा डेटा शायद शुरू में ही मौजूद ना हो। हमारे पास जो जानकारी है वो सीधे रिएक्ट के ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन से आई है। हाँ, हम बात कर रहे हैं रिएक्ट डॉम सर्वर के रेज्यूमे एपीआई की। तो इस चर्चा का मकसद सिर्फ ये जानना नहीं है कि ये एपीआई क्या है, बल्कि ये समझना है कि ये कैसे काम करता है। सही। और क्यों इसे बनाया गया है ये भी। और हाँ, ये प्री रेंडर जैसी दूसरी तकनीकों के साथ मिलकर वेब एप्लीकेशंस को कैसे ज्यादा रिस्पॉन्सिव, ज्यादा बेहतर बना सकता है। चलिए फिर इस तकनीक की गहराइयों में उतरते हैं। तो सबसे बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं, ये रेज्यूमे एपीआई आखिर है क्या? डॉक्यूमेंटेशन में लिखा है कि ये पहले से रेंडर किए गए रिएक्ट ट्री को एक रीडेबल वेब स्ट्रीम में स्ट्रीम करता है। हाँ, ये सुनने में थोड़ा टेक्निकल सा लगता है। इसका असल मतलब क्या हुआ? बिल्कुल। इसे आसान शब्दों में समझें तो मान लीजिए आप सर्वर पर एक रिएक्ट पेज रेंडर कर रहे हैं। ठीक है। आपने प्री रेंडर एपीआई यूज करके रेंडरिंग शुरू की। हाँ। लेकिन बीच में किसी कंपोनेंट को डेटा चाहिए था जो उस समय अवेलेबल नहीं था। जैसे? कोई यूजर सेशन डेटा या एपीआई कॉल का रिजल्ट। हाँ, बिल्कुल वैसा ही कुछ। तो ऐसी स्थिति में रेंडरिंग रुक जाती है, पोस्टपोन हो जाती है। अच्छा। रिज्यूम एपीआई आपको ठीक वहीं से रेंडरिंग दोबारा शुरू करने की फैसिलिटी देता है जब वो डेटा मिल जाए। ओके। ये वेब स्ट्रीम्स पर बेस्ड है, जो डेटा को टुकड़ों में भेजने का एक स्टैंडर्ड तरीका है। इससे ब्राउजर धीरे धीरे कंटेंट दिखा पाता है, प्रोग्रेसिव लोडिंग जिसे कहते हैं। अच्छा। और हाँ, ये ध्यान रखने वाली बात है कि ये वेब स्ट्रीम्स के लिए है। Node.js के अपने स्ट्रीम्स के लिए एक अलग एपीआई है, रेज्यूम टू नोड स्ट्रीम। डॉक्यूमेंटेशन में उसका भी जिक्र है। अच्छा, तो ये सर्वर साइड रेंडरिंग को एक तरह से पॉज और फिर प्ले करने जैसा है ना? हाँ, कह सकते हैं, खासकर डेटा डिपेंडेंसीज के मामले में। ये अप्रोच उन ट्रेडिशनल एसएसआर तरीकों से कैसे अलग है जहां पूरा एचटीएमएल एक साथ जनरेट होता था? हाँ, ये एक महत्वपूर्ण शिफ्ट है। देखिए, पारंपरिक एसएसआर में अक्सर सर्वर को सारा डेटा मिलने तक इंतजार करना पड़ता था। सही। जिससे टाइम टू फर्स्ट बाइट मतलब टीटीएफ भी बढ़ सकता था। प्री रेंडर और रिज्यूम का ये कॉम्बिनेशन आपको इनिशियल एचटीएमएल शेल जैसे लेआउट, हेडर, फुटर वो तुरंत भेजने देता है, भले ही मेन कंटेंट का डेटा अभी ना आया हो। बिल्कुल। फिर जब डेटा आ जाता है तो रिज्यूम बाकी का एचटीएमएल स्ट्रीम कर देता है। अच्छा। और ये प्रोग्रेसिव लोडिंग यूजर एक्सपीरियंस को बहुत बेहतर बनाता है, खासकर स्लो नेटवर्क्स पर। ये तो काफी दिलचस्प है। चलिए इसके इस्तेमाल के तरीके को देखते हैं। सिंटैक्स दिया है रिज्यूम, रिएक्ट नोड, पोस्टपोन स्टेट, ऑप्शंस। हाँ। इन पैरामीटर्स का क्या मतलब है, इन्हें थोड़ा समझते हैं। हाँ। पहला है रिएक्ट नोड। ये तो वही रिएक्ट कंपोनेंट लगता है जिसे प्री रेंडर के साथ इस्तेमाल किया गया था, जैसे हमारा मेन ऐप कंपोनेंट। हाँ, सही। डॉक्यूमेंटेशन ये भी कहता है कि उम्मीद की जाती है कि ये पूरे डॉक्यूमेंट को रिप्रेजेंट करे, मतलब एचटीएमएल टैग भी इसी में हो। हाँ, रिएक्ट नोड आपका रूट कंपोनेंट है। यहीं से रिएक्ट को पता चलता है कि क्या रेंडर करना है या रिज्यूम करना है। ठीक है। दूसरा पैरामीटर पोस्टपोन स्टेट, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये कोई साधारण ऑब्जेक्ट नहीं है, ये प्री रेंडर एपीआई से मिला हुआ एक खास ओपेक ऑब्जेक्ट है। ओपेक मतलब हमें इसके अंदर क्या है ये जानने या बदलने की जरूरत नहीं। बिल्कुल सही। जब प्री रेंडर डेटा ना मिलने के कारण रुकता है और एक पोस्टपोन एरर फेंकता है तो वो ये स्टेट ऑब्जेक्ट जनरेट करता है। ओके। आपको इसे कहीं स्टोर करना होगा, जैसे रेडिस कैश में या फाइल सिस्टम पर या शायद S3 बकेट में। ठीक है। और फिर जब डेटा तैयार हो जाए तो इसे रिज्यूम फंक्शन को पास करना होगा। तो ये पोस्टपोन्ड स्टेट ही वो लिंक है? हाँ, बिल्कुल। ये वो कड़ी है जो प्री रेंडर के रुकने वाले पॉइंट और रिज्यूम के शुरू होने वाले पॉइंट को जोड़ती है। ये रिज्यूम को बताता है कि रेंडरिंग कहां से और किस कॉन्टेक्स्ट में दोबारा शुरू करनी है। समझ गई। और तीसरा पैरामीटर ऑप्शनल ऑप्शंस ऑब्जेक्ट, इसमें क्या कंट्रोल मिलता है हमें? इसमें कुछ उपयोगी कॉन्फ़िगरेशंस हैं। जैसे? पहला है नॉन्स। ये एक स्ट्रिंग है जो कंटेंट सिक्योरिटी पॉलिसी CSP के साथ काम करता है, स्क्रिप्ट डैश सोर्स डायरेक्टिव के लिए। अच्छा, सिक्योरिटी के लिहाज से। हाँ, इनलाइन स्क्रिप्ट्स को अलाउ करने के लिए ये जरूरी हो सकता है। ठीक है। और दूसरा है सिग्नल। ये एक अबॉर्ट कंट्रोलर सिग्नल हो सकता है। ये एक तरह का कह सकते हैं एस्केप हैच है। एस्केप हैच मतलब?
मान लीजिए डेटा आने में बहुत ज्यादा देर हो रही है, तो आप इस सिग्नल का इस्तेमाल करके सर्वर रेंडरिंग को बीच में रोक सकते हैं अच्छा, और फिर बाकी रेंडरिंग क्लाइंट साइड पर करने का फैसला ले सकते हैं। ये तो बहुत फ्लेक्सिबल है। और तीसरा ऑप्शन? तीसरा है ऑन एरर। ये एक कॉलबैक फंक्शन है। सर्वर पर रेंडरिंग के दौरान अगर कोई एरर आता है, चाहे वो रिकवर हो सके या नहीं, तो ये फंक्शन कॉल होता है। ओके, एरर हैंडलिंग के लिए? हाँ, डिफॉल्ट बिहेवियर तो console.error को कॉल करना है, लेकिन आप इसे कस्टमाइज करके अपनी एरर लॉगिंग या रिपोर्टिंग सिस्टम में इंटीग्रेट कर सकते हैं। हालांकि डॉक्यूमेंटेशन ये सलाह देता है कि कस्टम हैंडलर में भी ओरिजिनल console.error को कॉल करना अच्छा रहता है। ठीक है, समझ गए। तो हमने रेज्यूम को कॉल किया, रिएक्ट नोड, पोस्टपोन स्टेट और शायद कुछ ऑप्शंस के साथ। अब हमें मिलता क्या है? आउटपुट क्या है इसका? डॉक्यूमेंटेशन कहता है कि एक प्रॉमिस रिटर्न करता है। हाँ, एक प्रॉमिस रिटर्न करता है। अगर रेज्यूम सफलतापूर्वक इनिशियल HTML शेल यानी पेज का बुनियादी ढांचा बना लेता है, हाँ, तो ये प्रॉमिस एक रीडेबल वेब स्ट्रीम के साथ रिजॉल्व होता है। अच्छा, यही वो स्ट्रीम है जिसे आप अपने सर्वर रिस्पॉन्स में पाइप करते हैं। ब्राउजर इस स्ट्रीम से डेटा आते ही रेंडर करना शुरू कर देता है। वही प्रोग्रेसिव लोडिंग वाली बात। बिल्कुल, ये स्ट्रीमिंग अप्रोच ही प्रोग्रेसिव लोडिंग को पॉसिबल बनाती है। यूजर को खाली स्क्रीन देखने की बजाय जल्दी ही पेज का कुछ हिस्सा दिखने लगता है। हाँ, परसीव्ड परफॉर्मेंस काफी सुधर जाती होगी इससे। बिल्कुल। और अगर शेल बनाने में ही कोई दिक्कत आ गई, मान लीजिए रिएक्ट नोड ठीक नहीं था या पोस्टपोन स्टेट करप्टेड था, उस स्थिति में प्रॉमिस रिजेक्ट हो जाएगा, स्ट्रीम नहीं मिलेगी। आपको उस एरर को हैंडल करना होगा, शायद क्लाइंट को एक फॉलबैक एरर पेज भेजकर या कुछ और करके। ठीक है। ऐसा एक और चीज जुड़ी है, ऑलरेडी प्रॉपर्टी। ये स्ट्रीम से कैसे अलग है और इसका क्या इस्तेमाल है? हाँ, ऑलरेडी ये भी एक प्रॉमिस है जो स्ट्रीम ऑब्जेक्ट पर एक प्रॉपर्टी के तौर पर मिलता है। ये स्ट्रीम से अलग इसलिए है क्योंकि ये पब रिजॉल्व होता है जब पूरी सर्वर साइड रेंडरिंग कंप्लीट हो जाती है। पूरी मतलब जिसमें डेटा के इंतजार में रुके हुए सस्पेंस बाउंड्रिंग वाले हिस्से भी शामिल हैं। वो सब जब रेंडर हो जाते हैं तब ऑलरेडी रिजॉल्व होता है। तो इसका मतलब है अगर मैं stream.already का इंतजार करूंगी तो प्रोग्रेसिव लोडिंग नहीं होगा। सही पकड़ा। await stream.already का इस्तेमाल तब होता है जब आपको पूरा HTML एक साथ चाहिए। अच्छा, जैसे? कब? जैसे स्टैटिक साइट जनरेशन के लिए, जहां आप पूरी HTML फाइल बनाना चाहते हैं। हाँ। या फिर सर्च इंजन क्रॉलर्स के लिए, जैसे गूगल बॉट, वो शायद स्ट्रीमिंग कंटेंट को प्रोसेस ना करते हों और पूरा रेंडर किया हुआ पेज देखना चाहते हों। ओके। इस केस में यूजर को कंटेंट तभी मिलेगा जब सब कुछ रेंडर हो चुका हो। प्रोग्रेसिव लोडिंग वाला फायदा नहीं मिलेगा। ये जानना बहुत जरूरी है कि कब स्ट्रीम को सीधे पाइप करना है और कब ऑलरेडी का इंतजार करना है। नीड्स के हिसाब से चुनना होगा। बिल्कुल। अब जैसा कि हर पावरफुल टूल के साथ होता है, क्या इस API की कुछ सीमाएं या कैवियट्स हैं जिनका ध्यान रखना चाहिए? हाँ, बिल्कुल हैं। कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो डॉक्यूमेंटेशन में बताई गई हैं। क्या है वो? पहला, रिज्यूम कॉल में आप बूटस्ट्रैप स्क्रिप्ट्स, बूटस्ट्रैप स्क्रिप्ट कंटेंट या बूटस्ट्रैप मॉड्यूल्स जैसे ऑप्शंस नहीं दे सकते। अच्छा, ये क्लाइंट साइड जावास्क्रिप्ट लोडिंग वाले ऑप्शंस। हाँ, इन्हें उसी प्री रेंडर कॉल में देना होता है जिसने पोस्टपोन स्टेट जनरेट किया था। रिज्यूम सिर्फ सर्वर रेंडरिंग को जारी रखता है, क्लाइंट साइड सेटअप को नहीं बदलता। हाँ। हालांकि डॉक्यूमेंटेशन कहता है कि बूटस्ट्रैप कंटेंट को राइटेबल स्ट्रीम में मैन्युअली इंजेक्ट किया जा सकता है अगर जरूरत हो, पर रिज्यूम के ऑप्शंस में नहीं दे सकते। ठीक है। और दूसरा, आइडेंटिफायर प्रीफिक्स ऑप्शन भी रिज्यूम में नहीं दिया जा सकता। क्यों? क्योंकि ये प्रीफिक्स सर्वर जनरेटेड आईडीज को यूनिक बनाने के लिए होता है और प्री रेंडर और रिज्यूम के बीच कंसिस्टेंट होना चाहिए, इसलिए इसे प्री रेंडर में ही सेट करना होता है। समझ गई, कंसिस्टेंसी के लिए। हाँ, और तीसरा, नॉन्स ऑप्शन रिज्यूम में तभी देना चाहिए जब प्री रेंडर को स्क्रिप्ट्स न दी गई हों। ये भी कंसिस्टेंसी बनाए रखने के लिए है। ओके। एक और दिलचस्प बात बताई गई है डॉक्यूमेंटेशन में। क्या? कि रिज्यूम रेंडरिंग को रूट से दोबारा शुरू करता है, लेकिन ये उन कंपोनेंट्स को स्किप कर देता है जो प्री रेंडर के दौरान पूरी तरह रेंडर हो चुके थे। हाँ, ये सिर्फ उन हिस्सों पर फोकस करता है जो अधूरे रह गए थे। ये ऑप्टिमाइजेशन तो काफी क्लेवर लगता है। बिल्कुल, ये परफॉर्मेंस के लिए बहुत अच्छा है। रेज्यूमे अंधाधुंध सब कुछ दोबारा रेंडर नहीं करता। ये पोस्टपोन स्टेट में मौजूद जानकारी का इस्तेमाल करके पता लगाता है कि कौन सी सस्पेंस बाउंड्रीज रुकी भी थी और सिर्फ उन्हीं को या उनके आगे की ट्री को रेंडर करता है। अच्छा। जो हिस्से पहले ही सफलतापूर्वक रेंडर हो चुके थे उन्हें छुआ भी नहीं जाता। इससे सर्वर रिसोर्सेज बचते हैं। काफी एफिशिएंट है ये। चलिए इसे एक उदाहरण से समझते हैं जो डॉक्यूमेंटेशन में दिया गया है।
मुझे लगता है उससे पूरी पिक्चर साफ हो जाएगी। हाँ, वो उदाहरण काफी अच्छा है। एग्जाम्पल में 3 लेयर्स हैं। लेयर 1 में एक ऐप कंपोनेंट है जिसमें हेडर और मेन है, दोनों सस्पेंस में रैप्ड हैं। हाँ। इसे प्री रेंडर किया जाता है, लेकिन जानबूझकर सेट टाइम आउट का इस्तेमाल करके प्री रेंडर को तुरंत एक पोस्टपोन्ड एरर के साथ अबॉर्ट कर दिया जाता है। इससे हमें प्रील्यूड मिलता है, मतलब शुरुआती HTML, शायद हेडर का फॉलबैक और पोस्टपोन्ड स्टेट मिलता है। हाँ, ये लेयर दिखाता है कि अगर मेन कंपोनेंट को डेटा चाहिए, एग्जाम्पल में वो कुकीज प्रॉमिस है जो सिंक्रोनसली या माइक्रोटास्क में उपलब्ध नहीं है, तो प्री रेंडर कैसे रुक सकता है? सही। प्रील्यूड को क्लाइंट को भेजा जा सकता है। एग्जाम्पल में फ्लश रीडेबल स्ट्रीम टू फ्रेम से सिमुलेट किया गया है ताकि पेज खाली ना दिखे। और पोस्टपोन स्टेट को बाद के लिए सेव कर लिया जाता है। हाँ, एग्जाम्पल में तो वेरिएबल में रखा है, पर रियल ऐप में ये रेडिस या फाइल स्टोरेज में जाएगा। ठीक है। अब लेयर 2, कुछ देर बाद सिमुलेट करने के लिए स्लीप 2000 यूज किया है। हाँ, जैसे डेटा फेच हो गया हो। डॉट रिज्यूम को कॉल किया जाता है। इसमें वही ऐप कंपोनेंट और लेयर 1 से मिला पोस्टपोन स्टेट दिया जाता है। और मान लीजिए इस बीच डेटा आ गया है। एग्जाम्पल में रिजॉल्व कुकीज सेशन ID.abc कॉल होता है। हाँ, अब रिज्यूम काम पर लगता है। ये पोस्टपोन स्टेट का इस्तेमाल करके रेंडरिंग वहीं से शुरू करता है जहां छोड़ी थे। अच्छा। चूंकि मेन के लिए जरूरी डेटा कुकीज अब उपलब्ध है, रिएक्ट का यूज कुकी हुक अब रिजॉल्व हो जाएगा, तो मेन कंपोनेंट रेंडर होता है और उसका HTML स्ट्रीम में भेजा जाता है। बिल्कुल। फिर से फ्लश रीडेबल स्ट्रीम टू फ्रेम से सिमुलेट किया गया है। हेडर, जो शायद प्री रेंडर में ही पूरा हो गया था, उसे दोबारा रेंडर करने की जरूरत नहीं पड़ती। वाओ। और अंत में लेयर 3 जो क्लाइंट साइड पे होता है, एग्जाम्पल में आईफ्रेम के अंदर। हाँ, यहाँ हाइड्रेट रूट को कॉल किया जाता है उसी ऐप कंपोनेंट के साथ। हाइड्रेशन का यहाँ क्या रोल है? देखिए, हाइड्रेशन वो प्रोसेस है जहां रिएक्ट सर्वर से आए HTML को लेता है और उसे इंटरैक्टिव बनाता है। अच्छा। सर्वर ने HTML स्ट्रक्चर भेज दिया, रिज्यूमे ने डायनामिक कंटेंट भी भेज दिया, लेकिन जावास्क्रिप्ट इवेंट हैंडलर्स जैसे बटन क्लिक्स वो भी एक्टिव नहीं है। हाइड्रेट रूट इसी सर्वर रेंडर मार्कअप के ऊपर क्लाइंट साइड रिएक्ट एप्लीकेशन को अटैच करता है, बिना डॉम को दोबारा बनाए, ताकि सब कुछ क्लिकेबल और इंटरैक्टिव हो जाए। बिल्कुल। इसके बाद एप्लीकेशन पूरी तरह से इंटरैक्टिव हो जाती है। तो ये पूरा फ्लो बनता है। प्री रेंडर शुरू करता है, स्टैटिक शेल भेजता है, डेटा न होने पर पोस्टपोन्ड होता है, स्टेट सेव होता है, सर्वर पर डेटा आने पर रिज्यूम बाकी का HTML स्ट्रीम करता है और आखिर में क्लाइंट पर हाइड्रेट रूट उसे इंटरैक्टिव बनाता है। एकदम सही। ये वाकई सर्वर साइड रेंडरिंग को काफी फ्लेक्सिबल और पावरफुल बना देता है। बिल्कुल। ये पैटर्न प्री रेंडर प्लस रिज्यूम दिखाता है कि रिएक्ट SSR सिर्फ स्टैटिक HTML जनरेट करने तक सीमित नहीं है। ये डायनामिक एप्लीकेशंस जिनमें एसिंक्रोनस डेटा फेचिंग शामिल है, उनको भी सर्वर पर कुशलता से हैंडल कर सकता है। सर्वर इनिशियल रिस्पॉन्स जल्दी भेज पाता है। हाँ। और डेटा तैयार होने पर कंटेंट को स्ट्रीम कर सकता है, यूजर एक्सपीरियंस बेहतर बनाते हुए। डॉक्यूमेंटेशन भी इशारा करता है कि रिज्यूम का व्यवहार रेंडर टू रीडेबल स्ट्रीम जैसा है, प्रभावित कर सकती है। क्या इससे बैकएंड और फ्रंट एंड के बीच डेटा फ्लो को डिजाइन करने के नए तरीके खुलते हैं? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, ये निश्चित रूप से डेटा फेचिंग लॉजिक को UI स्ट्रक्चर के करीब लाने में मदद कर सकता है। अच्छा। जैसा रिएक्ट सर्वर कंपोनेंट्स का लक्ष्य भी है कुछ हद तक। सस्पेंस के साथ मिलकर ये पैटर्न डेवलपर्स को ज्यादा डिक्लेरेटिव तरीके से लोडिंग स्टेट्स और डेटा डिपेंडेंसीज को हैंडल करने की क्षमता देता है, सर्वर और क्लाइंट दोनों पर। ये सर्वर लोड को मैनेज करने में भी मदद कर सकता है, क्योंकि रेंडरिंग को डेटा अवेलेबिलिटी के आधार पर शेड्यूल किया जा सकता है, रुक कर। इंटरेस्टिंग पॉइंट। हाँ, इस पर विचार करें। रेंडरिंग को इस तरह सर्वर पर रोकने और फिर जारी रखने की क्षमता, ये डेवलपर्स के लिए कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशंस बनाने के तरीकों को कैसे बदल सकती है? जैसे डेटा इंटेंसिव डैशबोर्ड्स या पर्सनलाइज्ड पेजेस। बिल्कुल। क्या इससे UI स्ट्रक्चर और डेटा फेचिंग लॉजिक के बीच का कोऑर्डिनेशन और बेहतर, ज्यादा डिक्लेरेटिव तरीके से मैनेज किया जा सकता है? शायद ये सर्वरलेस एनवायरनमेंट्स में स्टेटफुल रेंडरिंग को इनेबल करने का एक तरीका भी हो सकता है, कौन जाने। हाँ, ये सोचने वाली बात है। इस पर सोचने से वेब डेवलपमेंट में परफॉर्मेंस और यूजर एक्सपीरियंस को ऑप्टिमाइज करने के नए रास्ते खुल सकते हैं, नई पॉसिबिलिटीज दिख सकती हैं। रिएक्ट के रेज्यूमे API पर इस विस्तृत चर्चा के लिए धन्यवाद। धन्यवाद। उम्मीद है
इस बातचीत से ये समझने में मदद मिली होगी कि ये सिर्फ एक और एपीआई नहीं, बल्कि रिएक्ट की एसएसआर कैपेबिलिटीज में एक महत्वपूर्ण कदम है। हाँ, खासकर प्री रेंडर के साथ मिलकर से मॉडर्न वेब एप्लीकेशंस तेज और ज्यादा रिस्पॉन्सिव बन सकती हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द फनल इफेक्ट।